गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास सिलेबस हो जाएगा बच्चों, हम आपको एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे जो आपके इस समय के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 7th क्लास के लिए भी उन्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे तुलसीदास है, आपका चैप्टर 16 और 17 मैं ले रही हूँ, जिन्हें आपको मैं समरी के रूप में समझाऊंगी। पूरा पूरा एक एक शब्द नहीं समझाऊंगी, लेकिन आपको उन्हें हमेशा याद रखना होगा। तो पहला जो है चैप्टर नंबर 16, वन के मार्ग में, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो तुलसीदास के बारे में आपने घर में कभी सुना होगा, कभी आपने देखा होगा कि रामायण का पाठ जिसे कहा जाता है बच्चों, कि घर में रामायण का पाठ है। दरअसल वो रामायण का पाठ नहीं होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, जिसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास ने उसे अवधी में लिखा है, और जो मूल रूप से रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है, वो टफ है। तो जो समाज के सभी लोग, जो शिक्षित लोग थे, वो तो संस्कृत में पढ़ लेते थे, लेकिन जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा होता था वो उसे पढ़ नहीं पाते थे। तो बहुत तुलसीदास का जन्म वाल्मीकि के बहुत बाद हुआ है बच्चों। कहा जाता है कि वाल्मीकि तो त्रेता युग के कवि थे। उन्होंने जो लिखा, उनको वरदान था कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। और रामायण में, जो मूल रामायण है संस्कृत में लिखी गई है, उसमें जो भी घटनाएं होती थी उन्हें वाल्मीकि पहले लिख लेते थे, उसके बाद घटनाएं घटती थी। तो रामचरितमानस उसी के आधार पर लिखी गई, अवधी में लिखी गई। अवधी भाषा जो है वो हिंदी की तरह है, उसमें लिखी गई पुस्तक है जिसे तुलसीदास ने लिखा है। उसमें राम की ही कहानी है, लेकिन उसे उन्होंने थोड़ा परिवर्तित कर दिया है। तो बच्चों, वन के मार्ग में मैं आपको बता रही हूँ, ये रामचरितमानस से नहीं लिया गया है, ये तुलसीदास की दूसरी पुस्तक है जिससे ये लिया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है और भी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उनके वर्णन का आधार राम का जीवन है। तो इस कविता में उन्होंने जो लिखा है वन के मार्ग में, ये सवैया है बच्चों। सवैया होता है छंद का एक प्रकार, कविता लिखने का एक प्रकार। आपने पुस्तक खोली होगी, पुस्तक खोल के देखिएगा, मैं दोनों का समरी बता रही हूँ। तो पहली 4 लाइनों में जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि जब सीता जी, राम की पत्नी सीता, क्योंकि बचपन से राजकुमारी थी, उन्होंने वन का, जंगल का मार्ग नहीं देखा था, इसलिए जैसे ही वो मार्ग में निकलती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं जंगल जाते हुए, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया था और अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया था। तो बाद में उनके पुत्र ने राज्य तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन राम को वन जाना पड़ा। तो बच्चों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के मार्ग में जा रहे हैं, तो जैसे ही सीता 2 पैर वन के मार्ग में बढ़ाती हैं, तो दूसरी लाइन का अर्थ बता रही हूँ, उनके माथे पर पसीना झलकने लगता है, दिखाई देने लगता है परिश्रम के कारण, और उनके होंठ सूख जाते हैं इस परिश्रम के कारण, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी जमीन में पैर नहीं रखा है और ये तो जंगल का रास्ता है। फिर तुरंत राम से पूछने लगती हैं कि अब कितना चलना होगा और हम पत्तों की कुटी कहाँ बनाएंगे। ये तीसरी लाइन का अर्थ है कि वो प्रश्न करती हैं कि अब कितना चलना होगा और हम पत्तों की कुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब अपनी पत्नी को व्याकुल देखते हैं राम, तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। राम क्यों परेशान है बच्चों? अपनी परेशानी को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान है कि सीता, जो कि जनक की पुत्री थी, राजकुमारी थी, उन्हें आज राम के कारण जंगल में जाना पड़ रहा है, इसलिए राम परेशान हो जाते हैं। दूसरी 4 लाइनों का अर्थ है, इसके पश्चात बेटा, वन के मार्ग में सीता और राम सीता को प्यास लग जाती है, तो लक्ष्मण सीता के लिए जल लेने जाते हैं। तो सीता राम से सीधे नहीं कहना चाहती कि वो थक गई है, तो किस तरह से बात करती हैं देखिए। इसमें है, जल को गए लखनऊ है लरिका, लक्ष्मण छोटे हैं, पानी के लिए गए हैं, तो छाया में खड़े होकर हम 2 मिनट के लिए उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं।
थोड़ी देर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। सीता ऐसा क्यों कह रही हैं बताइए? इसलिए कह रही हैं कि उनको लगता है अगर वो लक्ष्मण के लिए प्रतीक्षा करेंगी तो उनको भी क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। आपको पहली कविता में बताया गया है कि सीता वन के मार्ग में क्या हो गई थी? थक गई थी। तो सीता फिर बड़ी चतुर है बेटा, वो राम से कहना नहीं चाहती कि वो थक गई हैं। तो इस कहती है कि वो जब आप बैठेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो मैं आपके पैरों से कांटे निकाल दूंगी और जो कंकड़ चुभ गए हैं उनको निकाल दूंगी और हवा कर दूंगी और आपके पैरों को क्या कर दूंगी? पोंछ दूंगी। ये नहीं कह रही कि वो थक गई हैं, बल्कि राम की चिंता कर रही हैं कि राम के पैरों में जो कांटे चुभ गए हैं उन्हें वो क्या करेंगी? निकाल देंगी। तो इसके पश्चात तीसरी लाइन में है, जब राम भी समझ जाते हैं कि सीता थक गई हैं और वो बैठना चाहती हैं, विश्राम करना चाहती हैं, तो राम कुछ नहीं कहते, बैठ जाते हैं और देर तक अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं ताकि सीता को क्या मिल जाएगा? विश्राम मिल जाएगा। तो जब चौथी लाइन में है, जब सीता इस प्रकार से राम का स्नेह देखती हैं अपने प्रति, वो देखती हैं कि राम उनसे कितना प्यार करते हैं, तो वो क्या करती हैं? उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बिना कहे ही राम उनकी बात समझ गए और इस तरह से अपने पैर से देर तक कांटे निकाल रहे हैं। तो राम और सीता पति पत्नी हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उन्हें एक दूसरे से क्या है? प्यार है। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि कभी माँ का उदास चेहरा देखकर जैसे ही पिताजी ऑफिस से आते हैं पापा, तो वो समझ जाते हैं कि माँ आज क्या है? परेशान है। आप भी देखिएगा, कभी आप स्कूल से थक के आते हैं, आपको बुखार होता है, तो माँ बिना छुए ही समझ जाती हैं कि आज आप परेशान हैं, बुखार हैं, उदास होके आए हैं या किसी ने आपको डांटा है। तो इस तरह से पारिवारिक संबंधों में जब एक दूसरे से प्यार होता है तो हम एक दूसरे की बातें अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो तुलसीदास ने यहाँ पर राम और सीता के प्रेम को दिखाकर परिवार में किस तरह से एक दूसरे के प्रति लोगों का प्रेम होता है इसका उदाहरण भी दिया है। तो ये बातें हम अपने परिवार में भी घटित होते हुए देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात बच्चों हमारा जो दूसरा लेसन है, सांस सांस में बांस। मैं आज लेसन की समरी बता रही हूँ, अगली कक्षा में फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भेज देंगे। तो बच्चों, सांस सांस में बांस। सांस सांस में मतलब, सांस मतलब हर सांस जो आ रही है एक के बाद एक। इसमें बता रखा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो होता है पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य में जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, एक साथ जो 7 स्टेट्स हैं, उनमें बांस बहुतायत से होता है। ये पाठ आप पूरा पढ़िएगा, पेरेंट्स के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छा पाठ है बच्चों। तो उसमें बताया गया है कि इन राज्यों में बांस होता है और बांस से चीज़ें बनाने का प्रचलन है। यहाँ डालियाँ बनाई जाती हैं, कैप बनाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बांस की डालियों को लेखक लिखते हैं कि लोगों ने बनाना कैसे सीखा होगा। उन्होंने चिड़िया का, बया का घोंसला देखा होगा लटकने वाला, जिसमें चिड़िया रहती है, तो उसको देखकर उन्होंने क्या बनाना सीख लिया? डालियाँ बनाना सीख लिया। कहा जाता है बच्चों, बांस जो होता है वो एक तरह की ग्रास है, वो वुड नहीं है, लेकिन वो बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा बांस का प्रयोग, आसपास बिल्डिंग बनती है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बांस की जो रॉड होती है वो लगाई जाती है। बांस की सीढ़ियाँ होती हैं, बिजली के खंभों में चढ़ने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। तो बांस का प्रयोग हमारे जीवन में बहुतायत से होता है। तो यहाँ लेखक ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है कि बांस के जरिए क्या क्या बनाया जाता है। और अंत में बच्चों, हिंदू रीति से जब इंसान को मृत्यु के पश्चात ले जाया जाता है तो बांस की सीढ़ी बनाकर ही उसकी एक बेड तरह की बना ली जाती है, उसमें ही ले जाया जाता है। तो बांस से केवल टोकरियाँ नहीं बनती, बांस से चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं, चटाइयाँ, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। ठीक है। बांस की खपच्चियाँ, खपच्चियों को कहते हैं कि बांस को काटकर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है। तो किस तरह से बांटा जाता है वो भी बताया गया है इसमें। डंडों को काटकर, न बहुत सूखा हुआ बांस होता है क्योंकि सूखा हुआ बांस टूट जाता है और कच्चा बांस इतना मजबूत नहीं होता है। जो बांस
कच्चे और सूखे के बीच में होता है, मैच्योर बांस होता है, उसको प्रयोग किया जाता है। तो गांठों के बीच से उनको काट कर उनकी छोटी छोटी खपच्चियाँ वहाँ के लोग निकालते हैं और उनसे तरह तरह के कार्य करते हैं। तो बांस की बुनाई करती हुई यहाँ आप चित्र में भी देखेंगे कि बांस के वृक्ष भी दिखाए गए हैं। बांस के वृक्ष आपने देखे होंगे, बैम्बू ट्री, साइंस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि सबसे हार्ड घास तरह का है। बांस के पेड़ को मैंने पहले भी बताया, सबसे वुड नहीं कहा जाता है, घास कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किस तरह से टोकरियाँ बीनी जाती हैं इस पार्ट में ये भी बताया गया है। और बांस की बुनाई ऐसे भी होती है जैसे कोई और बुनाई, मतलब बांस को कैसे रखा जाता है बच्चों, इस तरह से बांस की एक खपच्ची को रखा जाता है, दूसरी को तीसरी को कहीं पर रख लिया जाता है और उनके बीच में फंसा फंसा के, जैसे मम्मा को कभी आपने अगर स्वेटर बुनते देखा होगा या सिलाई करते देखा होगा, उसी तरह की बांस की टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। आप जब आप बाजार जाएंगे या सब्जी वाले को देखेंगे तो उसकी टोकरियाँ देखिएगा आप किस तरह से उनको एक दूसरे से फंसा कर बिना जाता है बच्चों। ठीक है, तो इससे आड़ा तिरछा रखा जाता है, उससे वो फंस जाती हैं और इस तरह से उनमें वो टोकरी के शेप में उनको गढ़ दिया जाता है। ठीक है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, जैसे पलंग पहले से होती थी बच्चों, आजकल तो अब नहीं होती इस तरह की पलंग, उन्हें भी एक रस्सी से तैयार किया जाता था। तो इस तरह से टोकरियों और खपच्चियों को बुन लिया जाता है और कटे हुए सिरों को अंदर फंसा दिया जाता है ताकि किसी के हाथ में न चुभे। तो अब वहाँ के लोग बांस की बुनाई का काम करके उसे बेचा भी करते हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। और आजकल बच्चों बांस की खपच्चियों से सजावटी सामान भी बनने लगा है। आप अगर किसी मेले में गए हों, किसी प्रदर्शनी में गए हों तो आपने देखा होगा कि टेबल लैंप, फर्नीचर, सजावटी और सामान, मूर्तियाँ इत्यादि भी बांस की खपच्चियों से गढ़ी जाती हैं या बनाई जाती हैं। तो अब आपका आज का काम ये है कि मैंने ये दोनों लेसन समझा दिए हैं आपको। आपको क्या करना है कि इन्हें शब्द शब्द करके पहले पढ़ना है। पेरेंट्स के सामने पढ़िएगा बच्चों, जोर जोर से पढ़िएगा ताकि 7th तक आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाए और आपको असम या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं विभिन्न 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है उनके बारे में जानने का भी मौका मिले। बच्चों कभी भी कोई नॉलेज हमारे काम आ सकती है, क्योंकि इस बार हमारे 10th में बच्चों को जो प्रोजेक्ट मिले हैं बच्चों वो असम, मेघालय, नागालैंड, वहीं के 7 जो स्टेट्स हैं उनके बारे में मिले हैं। तो किसी को मेघालय के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को असम के बारे में, किसी को नागालैंड के बारे में, तो वहाँ के बारे में प्रोजेक्ट मिला है। तो ये नॉलेज भी आपके काम की होती है, इसीलिए इन महत्वपूर्ण पाठों को आपको पढ़ाना ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे मेरे कहने के अनुसार इन दोनों पाठों को अपने आप पढ़ेंगे। हम अपनी अगली कक्षा में इन 2 पाठों के प्रश्न उत्तर आपको भेजेंगे बच्चों, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। सारे प्रश्न उत्तर नहीं भेजेंगे, जो इनमें से हमें लगेगा इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हम भेजेंगे लिखित रूप में और आपको अपनी कॉपी में भी करना होगा। तो कभी भी मैं लाइव क्लास में इन दोनों पाठों से ओरल क्वेश्चंस भी किसी से पूछ सकती हूँ। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पाठ भी आपको तैयार करने हैं। तो क्लास थैंक यू, आज मुझे इतना ही समझाना था। अब आपकी पढ़ने की बारी।